हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं इनोवेशन एकेडमी की एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़। और इस सीरीज़ में अभी तक हम 12th बायोलॉजी के चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में देख चुके हैं। मे बी अब तक जो 6 वीडियोस हैं वो आ चुके हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। दो छोटे छोटे टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्टुरेशन जो टॉपिक है, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन जो टॉपिक्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फिर हार्डली 10 मिनट लगने वाले हैं इन टॉपिक्स को कवर करने में और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन फिर हम डिस्कस करेंगे, देन हम कोई नया चैप्टर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक 2.6। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इम्प्लांटेशन हो जाता है तो क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम पे, यूट्रस की वॉल पे। अब आगे की कहानी देखते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो ट्रोफोब्लास्ट से निकलता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या याद है ना, जब एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो दो टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाता है, आउटर सेल मास, इनर सेल मास। इनर सेल मास आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाला है। आउटर सेल मास जो कि ट्रोफोब्लास्ट के फॉर्म में होता है वो आगे चल के जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, वॉल्स होती है, उनका फॉर्मेशन करने वाला है। तो उन्हीं ट्रोफोब्लास्ट से क्या निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जो यूटेराइन टिश्यूज़ होते हैं उनके साथ इंटरडिजिटेड होकर, उनके साथ कंबाइन होकर क्या करते हैं, जॉइंटली एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करती है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक तरीके से लिंक है किस किस के बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर के बीच में। करता क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको एम्ब्रियो के अंदर से मदर के ब्लड में लेके आने का काम करता है, वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है एम्ब्रियो के अंदर से। इसके अलावा ये एंडोक्राइन फंक्शन भी रखता है। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में एक कॉर्ड होती है जिसको क्या बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब होती है, कॉर्ड होती है, जिसको क्या कहते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। चलिए, प्लेसेंटा के जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं वो देखते हैं। कौन कौन से हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक रिलैक्सिन जिसको हम डिलीवरी हार्मोन कहते हैं, वो भी, उसका भी सीक्रेशन कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। याद रखना है हमको, यहाँ पर 3 स्पेशल हार्मोन हैं जिनके नाम एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। इनका सीक्रेशन स्पेशली कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसका तो हमको पता है कि ओवरी भी इन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन ऑल्सो एनहेंसेस। ये जो हार्मोन्स हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, फीटल ग्रोथ के लिए ये सारे हार्मोन का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। हमको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इसका लेवल हायर होता है। एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होना चाहिए। कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन क्यों चाहिए, क्योंकि जो मेमरी ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करना है, क्योंकि आगे चल के बच्चा जब डिलीवर होगा तो वो फीडिंग करेगा, उसके लिए जो मेमरी ग्लैंड है उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का जरूरत है। थायरॉक्सिन हार्मोन तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए चाहिए ही होता है। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसकी जो सेल्स होती है उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें एक तो चीज़ हो रही होती है कि कंटिन्यूस सेल का डिवीज़न हो रहा होता है, माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है। सेकेंड चीज़ जो हो रही होती है वो सेल इलोंगेटेड करती है, नंबर बढ़ाती है, वॉल्यूम बढ़ाती है, अपना साइज़ बड़ा करती है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ हो रही होती है, सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, एम्ब्रियो की शुरुआती सेल, सारी सेल एक जैसी होती है, उनमें कोई डिफरेंट तरह के ऑर्गन बनाने का फीचर नहीं आता है। लेकिन लास्ट एक टाइम के बाद क्या होता है, ये सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है 3 लेयर्स में। 3 जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं इनको। कौन कौन सी लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। 3 लेयर्स के फॉर्म में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं। और उसके पहले या फिर इन्हीं लेयर्स की जो कुछ सेल्स होती हैं इनको स्टेम सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या खासियत होती है, इन सेल्स के अंदर ये फीचर होता है कि किसी भी ऑर्गन को बनाने की कैपेसिटी रखती हैं। ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। इनके अंदर
कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन बनाने की टेंडेंसी होती है। आजकल जो स्टेम सेल बैंक होते हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो की सेल्स होती है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर कभी किसी केस में, किसी ऑर्गन के फेलियर के केस में या एक्सीडेंट के केस में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस बच्चे की जो स्टेम सेल जो प्रिजर्व करके रखी है उनको यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो पैरा है, यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान जो अलग अलग मंथ में अलग अलग ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो हमको यहाँ पे बता रखा है। जो फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस जो है वो नोटिस होता है कब? हार्ट के साउंड से, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ में ही दिखाई देने लग जाता है, सुनाई देगा स्टेथोस्कोप से। इसका मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सबसे पहले डेवलप होने लग जाता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ में क्या होने लग जाएगा? लिम्स और डिजिट्स, बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो क्लियर, उनमें डिवीज़न होने लग जाएगा, वो अपीयर्स होने लग जाते हैं। उसके बाद 12th वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते तक क्या हो जाता है? जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं और लिम्स होते हैं वो क्लियरली अपीयर होने लग जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ में क्या होने लग जाता है? बच्चे के जो हेड है उस पर हमको हेयर अपीयर होने लग जाते हैं, और जो फीटस का जो मूवमेंट है वो भी 5th मंथ में दिखाई देने लगता है। इसीलिए जो बेबी किक होता है वो 5th मंथ के बाद ही होता है, क्योंकि बेबी अपने हाथ पैर का मूवमेंट करने लग जाता है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 12 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, एक्चुअल में होता क्या है, जो पूरी प्रेगनेंसी होती है उसको 3 मंथ के हिसाब से 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर अगले 3 महीने यानी 4 से लेके 6 तक का, और उसके बाद 7, 8, 9 अगले 3 महीने जो होते हैं वो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, हाँ, अगर अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड की बात करें तो जो बॉडी जो होती है वो उस पर फाइन वेयर्स हमको दिखाई देने लग जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है, और 9 मंथ होते होते बच्चा जो होता है, फीटस जो होता है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। चलिए अगला टॉपिक है 2.7 पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन। ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्रेगनेंसी जो होती है अबाउट 9 मंथ की होती है, और कंप्लीट प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उसको हमको क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर क्या होता है? डिलीवरी होनी होती है, और डिलीवरी को टेक्निकली क्या कहते हैं? डिलीवरी को टेक्निकली कहते हैं पार्टूरेशन। तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो फीटस होता है वो यूट्रस से निकल के बर्थ कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड बर्थ या फिर पार्टूरेशन। पार्टूरेशन जो होती है वो न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म मतलब नर्वस सिस्टम और हार्मोन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के जो सीक्रेशंस होते हैं यानी कि हार्मोन्स होते हैं वो मिलकर करते हैं। सबसे पहले पार्टूरेशन का जो सिग्नल्स होता है वो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से इंड्यूस होता है, जिससे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है, जो थोड़ी देर के बाद जो रिदमिक पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या कहा गया? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। ये ट्रिगर्स करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्रस की मसल्स पे, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाते हैं, जिसके कारण जो बेबी होता है वो बाहर की तरफ पुश होने लग जाता है, एक्सपल्शन होने लग जाता है उसका, और बर्थ कैनाल से वो बाहर आ जाता है। और बेबी के डिलीवर होने के बाद क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है वो भी बाहर आ जाता है। मेमरी ग्लैंड जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसके कारण वो क्या हो रही होती है? स्टिमुलेट हो रही होती है, उनके अंदर मिल्क बनने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही डिलीवरी होती है, जैसे ही डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो मिल्क के बनने की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है। इसको क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको फीडिंग के लिए मिल्क जो है वो मिलता है। फर्स्ट फ्यू डेज जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं।
ये काफ़ी थिक होता है, येलोइश होता है और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती है और काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट रिच होता है ये, जिससे बेबी को रेजिस्टेंस डेवलप हो जिससे बेबी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसको नरिशमेंट तो मिलता ही मिलता है, इसीलिए डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा चलिए इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश हुआ और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अभी अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, कोई और चैप्टर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।